हेलो हेलो। चलो, लास्ट क्लास में आपका हो गया था मेरा टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, और मैंने आपको बता दी थी शेप्स, बता दी थी, इसकी शेप बता दी थी ना, उसके टेस्ट भी बता दिए थे मैंने आपको। जो टेस्ट थे मेरे एंगुलेरिटी नंबर, सच है ना, मैंने आपको एंगुलेरिटी नंबर बता दिया था। उसके बाद मेरा हो गया था फ्लैकी एग्रीगेट, एलोंगेटेड एग्रीगेट, एंड देन कंप्लीट किया था मैंने टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट भी बता दिया था, स्मूथ और रफ टेक्सचर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट स्टार्ट करो। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट directly governs the grading of aggregate directly governs the workability and strength of concrete. Workability and strength of concrete. Workability and strength of concrete, in which it is used for construction. In which it is used for construction. हो गया। नेक्स्ट, a well graded aggregate results in both workable and strong. A well graded aggregate results in both workable and strong concrete as more is the availability of free cement. More is the availability of free cement. लिख लिया। फ्री सीमेंट पेस्ट। नेक्स्ट, फ्री सीमेंट पेस्ट lubrication, free cement paste in case of lubrication. And interlocking is also better. ठीक है, interlocking is also better. Particle हो गए, and interlocking is also better and better and इसको यार कुछ और तरीके से लिखते हैं। इसको ऐसा करो, एक मिनट, दोनों चीज़ें इकट्ठी लिखनी तो मुझे। दोनों चीज़ें लिखने के लिए आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, एक मिनट को। ऐसा लिख दो, बेटर इज़ द इंटरलॉकिंग एंड, ऐसे लिख दो, बेटर इज़ द इंटर पार्टिकल लॉकिंग, ये काट के लिख लेना आप, इंटर पार्टिकल लॉकिंग एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये लिख लो, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो ये सारे कहानी हो जाएगी। नेक्स्ट,
ये कहानी होगी। नेक्स्ट लिखो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज डन, लिख लिया ये पॉइंट। नेक्स्ट लिखो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज grading of aggregate is done grading of aggregate is done grading of aggregate is done by particle size distribution analysis, by particle size distribution analysis। मतलब इस पर लिख लो आप सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने जनरल बता दिया मैंने आपको बस। नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रेडेशन, the result of gradation is expressed in terms of CU and CC, CU and CC। चलो नेक्स्ट लिखो। अब हमें करना है ग्रेडिंग हो गया, अब साइज ऑफ द एग्रीगेट। नेक्स्ट होगी इसमें डालो साइज ऑफ द एग्रीगेट। अब साइज ऑफ द एग्रीगेट के लिए बातें लिखेंगे हम, ग्रेडिंग में ही आ गया ये सब। और लिख लो चलो यहीं लिख देता हूँ साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट। इसके लिए पॉइंट लिख लो, इसके लिए भी इन सी, हाँ इसी का ही पार्ट है। जब सीव एनालिसिस करते हैं तो साइज ऑफ एग्रीगेट इसी के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। इन सीव एनालिसिस, इन सीव analysis a parameter referred as fineness modulus, in sieve analysis a parameter referred as fineness modulus is also determined, which is used to indicate the fineness and coarseness of aggregate, in absolute term, ये लिख लो इन एब्सोल्यूट टर्म। हो गया। अब कहानी आ जाओ फाइनेंस मॉडुलस पे, लिख लिया इतना। नेक्स्ट व्हाट इज फाइनेंस मॉडुलस। अब फाइनेंस मॉडुलस क्या है, इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। फाइनेंस मॉडुलस डेफिनेशन अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंस मॉडुलस लिख लो इसके बारे में भी। फाइनेंस मॉडुलस इज द एग्रीगेट। अब दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं, एक तो ये वाला एग्रीगेट, एक होता है समेशन। मैं इसके आगे समेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब सवाल में एग्रीगेट ही लिख के देगा, वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो फाइनेंस मॉडुलस इज द एग्रीगेट और समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ प्लस सबका प्लस क्या जी, हाँ उन सबका प्लस क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो है वो सारी वेट हो जाएंगे। अभी देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ आएगा। फाइनेंस मॉडुलस इज द एग्रीगेट ऑफ या समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट, क्यूमुलेटिव percentage of aggregate retained over different sieves, ranging from 80 mm to
फ्रॉम 80 mm टू 150 माइक्रोन, 80 mm से लेके 150 माइक्रोन, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, जनरली टेकन टू बी 100, जनरली टेकन टू बी, ये 100 लेते हैं वैल्यू, जिसे डिवाइड करेंगे वो 100 होगी। हायर इज द वैल्यू ऑफ, हायर इज द वैल्यू ऑफ फाइनेस मॉडुलस, हाई कोर्सर इज द, कोर्सर इज द एग्रीगेट, कोर्सर इज द एग्रीगेट, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो ये सारी कहानी होगी। और क्या क्या बता दें इसमें, चलो देखो समझते इसको, कहानी समझो। इसने क्या बताया, नेक्स्ट मेरा जो टर्म है ग्रेडिंग, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके थ्रू ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसके बाद ही आपको क्वेश्चंस क्या, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूंगा, न्यूमेरिकली भी हो जाएगा, वो दोनों काम हो जाएंगे। मैंने बताया ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट डायरेक्टली गवर्न करता है कैसे, किसको, वर्केबिलिटी को भी, स्ट्रेंथ को भी। भाई ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, भाई ग्रेड अगर अच्छा है मतलब वेल ग्रेडेड। अब ग्रेडिंग से मतलब क्या है, या तो वेल ग्रेडेड होगा या पुअरली ग्रेडेड होगा। वेल ग्रेडेड क्या होता है, वेल ग्रेडेड क्या होता है, सोल में पढ़ा रखा है, हर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, हर टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स है। और पुअरली ग्रेडेड मतलब एक टाइप के पार्टिकल है, मान लिया मैंने। अब इसने बोला भी अगर वेल ग्रेडेड है तो उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। कैसे, अभी बात कर लेते हैं अभी। ऑफ कंक्रीट इन विच इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, अ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा रिजल्ट इन बोथ वर्केबल और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, वो स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाएगा। एज मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सीमेंट पेस्ट इन केस ऑफ लुब्रिकेशन एंड बेटर इज द इंटरपार्टिकल लॉकिंग एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें होंगी। कैसे कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो दिस इज द वेल ग्रेडेड सोइल, दिस इज द, ये वेल ग्रेडेड सोइल है, ठीक है, जिसमें सारे पार्टिकल्स हैं। अब यार चलो मान लिया कुछ भी है, ये वेल ग्रेडेड है, दिस इज वेल ग्रेडेड। अगर कोई भी वेल ग्रेडेड सोइल है तो उसमें इंटरलॉकिंग अच्छी होती है, हर टाइप के पार्टिकल है उसके अंदर, सेम पार्टिकल होंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसमें कम होंगे या इसमें कम होंगे, पुअरली ग्रेडेड में, बताओ वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में कम होंगे, इसमें सेम साइज के पार्टिकल है, दिस इज सेम साइज के पार्टिकल। अब इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होगी इसके अंदर, समझ रहे हो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होंगे, इसमें ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा। जितने कम वॉल्यूम ऑफ वॉइड होंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है। जो अपन ने दोनों में अप्लाई की है सेम सीमेंट, जो सीमेंट अप्लाई की है, पेस्ट जो अप्लाई की है सेम की है, इसमें सीमेंट पेस्ट ज्यादा बाहर रह जाएगा। सीमेंट पेस्ट किसमें बाहर रह जाएगा, इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो कम है इसके अंदर, जितनी फिलोनिया हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। उससे क्या होगा, ज्यादा सीमेंट पेस्ट, ज्यादा देर तक काम कर पाओगे उसके साथ, तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लॉकिंग क्या है इसमें, इंटरलॉकिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इसमें, ज्यादा होती है। तो ये सारी कहानी को ध्यान, समझ गए बात। तो मैं यहीं पे एक मेंशन कर देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट इसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम, फ्री सीमेंट पेस्ट एक्स्ट्रा रह जाएगी, फ्री सीमेंट पेस्ट बाहर रह जाएगी। मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऑन सरफेस, स्पेसिफिक उसको बोल सकते हो। और क्या बोलोगे इसमें, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, उससे वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है ये इंटरलॉकिंग पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अच्छी हो जाएगी, ये इंटरलॉकिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें वो एक्स्ट्रा में नोट कर लेना, थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको ये चीज़। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी क्या होता है इसमें, वॉल्यूम वॉइड कम है तो ये क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
ये मैंने एक लाइन का मतलब बता दिया, समझ रहे हो ना बात, वो आपको समझ लेना है। दिस इज द वेल ग्रेडेड सोइल। तो मैं भर देता हूँ इसको, सारे साइज के पार्टिकल आ गए इसमें। चलो ठीक है, अब इसी का उल्टा वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 लाइन बताई अभी मैंने। और अल्टीमेटली ये भी समझ सकते हो इसमें कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाएगा। हाँ, कॉन्टैक्ट एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया भी क्या है, अच्छा है इसमें, तो कॉन्टैक्ट एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट एरिया कम। इसी का उल्टा यहाँ लिख लेना, समझ गए ना बात। तो ये सारी कहानी है। ये रफली वर्क में, मतलब जब कंसेप्ट को समझना होगा तो आपको ये नोट में लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लेना। मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी इसकी। हो गया, चलो अब कहानी समझो नेक्स्ट। अब देखो, अभी मैंने इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, इस सेकंड पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हो वहाँ पे, समझ गए ना बात। नेक्स्ट बताया, कहता जो ग्रेडिंग है वो डिपेंड करती है किस पे, सी एनालिसिस पे। अब सी एनालिसिस नहीं बताऊंगा आपको, सी एनालिसिस कर रखी होगी सबने, बीटेक में सबने कर रखी है, पर आपको बता दिया बस। सोइल में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, सोइल के नोट्स रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताया जो रिजल्ट आएगा इस ग्रेडेशन का वो एक्सप्रेस किसके फॉर्म में करेंगे, सीयू या सीसी की फॉर्म में। सीयू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सीसी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीजें बता रखी है मैंने। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना मेरा कोई मोटिव नहीं है, जस्ट आपको जनरल बता दिया, अभी इसके बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताया साइज ऑफ द एग्रीगेट। अब कहता साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालेंगे। तो सी एनालिसिस में एक पैरामीटर होता है, कौन सा, ये भी पढ़ा रखा है, बट दोबारा यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लिया मैंने। ये तो हर जगह आता है, ये तो आपको हाईवे में भी पढ़ा है, सोइल में भी पढ़ा है, हर जगह आता है ये। तो इन सी एनालिसिस अ पैरामीटर रेफर्ड एज फाइनेस्ट मॉडुलस इज आल्सो डिटरमाइंड व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट द, ये पार्टिकल कितना फाइन है या कितना कोर्स है वो फाइन करता है क्या, फाइनेस्ट मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट बताया फाइनेस्ट मॉडुलस होता क्या है। कहता फाइनेस्ट मॉडुलस कुछ नहीं है, ये एक समेशन है किसका, क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड ओवर द डिफरेंट सीव्स रेंजिंग फ्रॉम 80 mm टू 150 माइक्रोन। भाई आपने पहले तो क्युमुलेटिव वेट जो निकालोगे उसका समेशन कर देना, उसको डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से। जनरली 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट या तो दे देगा आपको या बोलेगा 100 से डिवाइड करना है, वहां से पता लग जाएगा आपको कौन सी सीव नंबर आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं अभी कैसे क्या निकलेगा, फाइंड आउट करते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल लिखो। एग्जांपल सबसे पहले लिखना है मुझे सीव का साइज, सीव का साइज, सीव साइज, सीव साइज, सीव का साइज लिखो 80 mm से शुरू करो, 80 mm, 40 mm, उसके बाद 40 mm, उसके बाद ले लो 20 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 4.75 mm, उसका 2.36 mm, 1.18 mm। दीज आर द सीव साइज। आपको ध्यान रखना है, आधा होता जाता है, बता रखा है ना मैंने, लगभग आधा हो जाता है। उसके बाद 600 माइक्रोन, उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके बाद लास्ट 150 माइक्रोन। ये दीज आर द साइजेस। अब ये सीव के साइज लगा दिए मैंने। ठीक है, सबसे बड़ा उसके सबसे छोटा, सारे के सारे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वेट रिटेन्ड यहाँ लिख लो, वेट रिटेन्ड। अब मैं वो सेम एग्जांपल लिख देता हूँ। वेट रिटेन्ड, क्या क्या वेट रिटेन्ड किया इसने, मान लो सपोज कर लिया 20, 40, 15, 5, कितने हो गए, 200 करना है मुझे, देख लो एक बार। 15, 20, 40, 25, 15, चेक कर लेना कुछ रह तो नहीं गया। 25,
15, एक रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार टोटल करना कितना आ रहा है, ये बार थोड़ा टोटल करना कितना रह गया, उतना ही लिख दो बस लास्ट में। 20 40 15 5, 5 रह गया, एक 5 रह गया, चलो 5 ही रह गया होगा, ये लो 5 लिख दो। टोटल 5 मिलाने के बाद 200 हुआ है। हाँ चलो 200 ग्राम आ गया, ठीक है। राउंड फिगर में मान लिया मैंने, कुछ भी मान लिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट परसेंटेज वेट बताओ, बोलो। दिस इज परसेंटेज वेट रिटेन, कितना परसेंट रिटेन कर गया, टोटल कितना है 200 ग्राम है। 200 ग्राम है तो 20 कितना परसेंट होगा इसका, 20 बटे 200 गुना में 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा, तो 10% ही आ गया। नेक्स्ट 40 बटे 200 कितना आएगा, 40 बटे 200 1 बटे 5 गुना में 100 कितना आएगा, ये भी 40 बटे 200 गुना में 100 कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ गया, 20% ही आ जाएगा। 15 बटे 200, अरे कैल्सी तो ले आया करो यार, ये लो कैल्सी, लो फटाफट बताते जाना, लो करो सोल्व। नेक्स्ट 15 बटे 200 गुना में 100 कितना आएगा, 7.5% आएगा। अरे 15 बटे 2 कर लो, ज़्यादा दिक्कत है तो ये लो 2 से भाग करते जाओ सबको, कितना आ जाएगा, दिस इज 7.5%। 5 बटे 2 दिस इज 2.5%। 15 बटे 2 कितना आएगा, अगेन 7.5%। 20 बटे 2 कितना आएगा, 10%। 40 बटे 2 दिस इज 20%। 25 बटे 2 दिस इज 12.5%। 15 बटे 2 दिस इज 7.5%। 5 बटे 2 दिस इज 2.5%। लो मैंने तो कर दिया, आप देख लो, ठीक है। अब कुमुलेटिव निकालो, कुमुलेटिव निकालो, कहाँ से शुरू कर दें, चलो कुमुलेटिव कैसे निकालते हैं। कुमुलेटिव पहला सेम, उसका प्लस करते जाओ 10%, यहाँ कितना आ जाएगा 30%, यहाँ कितना आ जाएगा 30 और 7.5 37%, 37.5 और 2.5 40%, 40 47%, 47 57%, 57 67 77%, 77 और कितना आ जाएगा ये 77 80 90%, ये कितना आ जाएगा 97.5%, कितना आ जाएगा 100%। दिस इज द क्युमुलेटिव वेट रिटेन, ओके। हो गया, चलो अब क्या करना है आपको निकालना है फाइनल मॉडुलस। इतनी कहानी आ गई, फाइनल मॉडुलस आ गई कहानी। अच्छा अब क्या करना है आपको, फाइनल मॉडुलस क्या होता है, कुमुलेटिव वेट रिटेन। इसको प्लस कर दो सबको, इन सबको प्लस कर दो। कैसे निकालो, फाइनल मॉडुलस क्या होता है, कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब वो क्या आएगा वो कहानी और बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो प्लस करो इसको फटाफट से परसेंटेज में ही। गलत आ रहा है यार, सही प्लस करो। 542 आ रहा है मेरा तो, बाकी पता नहीं तुम्हारा, हो सकता है ये गलत भी हो। चलो जो भी आ रहा है तो मैच कर दो, 2 जने वही लिख देंगे, 2 का तो मैच होगा। फाइव 87, चलो सेम आ रहा है सबका 587.5, ये आ गया। फाइनेंस मॉडल्स क्या बोला मैंने,
अब पढ़ो उसको, यहाँ देखो, यहाँ देखो मैंने क्या बोला, फाइनेंस मॉडल से समेशन ऑफ क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड ओवर द डिफरेंट सीव रेंजिंग फ्रॉम द दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है फाइनेंस मॉडल्स, वैल्यू कितनी है 587.5 डिवाइड बाय 100, वैल्यू कितनी आ गई 5.87 आ गया, 5875। ठीक है, अब कहता है यार ये फाइनेंस मॉडल किसको शो कर रहा है, फाइनेंस मॉडल शो कर रहा है सीव के साइज को, दिस इंडिकेट द साइज ऑफ द सीव, जिसके ऊपर जो एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट इसके ऊपर लाई करेंगे। अभी कहां से लोएस्ट से। ठीक है क्या, इधर देखो भाई, अब 5.857 है, इसका मतलब पहली सीव, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से ऊपर यहां का ही लाई कर रहा है। समझ गए बात, तो इसका मतलब समझे नहीं, ये क्या है 5.87, ये है सीव का नंबर। सीव का नंबर कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट, वैल्यू कितनी आ रही है 5.87, यहां से 1 2 3 4 5 आ गई, 5 के ऊपर है, 5 के ऊपर ही है, तो यहां कहीं ऐसा लाई कर रहा होगा। ये सीव का साइज आ गया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रीगेट आपके लाई कर रहे हो, ये साइज बोला। अभी समझ में नहीं आया, डेफिनेशन लिखो फिर समझ आएगा। क्यों नहीं, अभी देख लेते हैं, चलो लिखो डेफिनेशन लिखो इसकी, द वैल्यू ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, अरे मेरे को एग्जांपल से समझाना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा दोबारा। द वैल्यू ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, the value of finance modulus indicate the size of sieve, indicates the size of sieve mentioned, before starting from lowest size, as the mean size of aggregate, for example इसका भी एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल मान लो इसका भी, अभी समझ आ जाएगा, उसके बाद पूछूंगा आपसे। जैसे वन फ्रूट फाइनेंस मॉडल, जैसे 2 फाइनेंस मॉडल, जैसे 3 फाइनेंस मॉडल, जैसे 4 फाइनेंस मॉडल, जैसे 5 फाइनेंस मॉडल, जैसे 6। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब सीव का साइज ये इंडिकेट करेगा, इंडिकेट दी सीव साइज, सबसे लास्ट वाली कितनी है, सबसे लास्ट कितनी है, एक मिनट, क्या चीज़ कितनी है, 150 है ना, तो फर्स्ट नंबर पे उसको 0 मानेंगे ना, सॉरी हाँ इसको 0 मान लेंगे, इसको मान लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी 300 माइक्रोन। दूसरा, अब आ जाओ इस पे, इंडिकेट द सीव साइज, अगला साइज कितना है 150 के बाद 600 माइक्रोन, इसका मतलब क्या है, इंडिकेट द सीव साइज, 600 के बाद कौन सा है, 600 के बाद कौन सा लिखा हुआ है, 600 के बाद 1.18, उसके बाद 2.36, यहाँ तक ले लो। (1.18, 2.36), उसके बाद बस ये सारी कहानी देख लो। चलो अब समझो इसको। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा आपका फाइनेंस मॉडुलस कोई वैल्यू आएगी, फाइनेंस मॉडुलस कुछ भी आ सकती है, 5 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो 5 पॉइंट कुछ मतलब यहाँ से आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, उसको 0 मान लेना है, इसको 150 को 0, जैसे एक आया हाँ 0 मान लेना है, 0 मान लिया, उसके बाद इसको 1 मानोगे फर्स्ट को,
अगर आपका आ गया इसका, अगर आपका वैल्यू आ गई फाइनेस्ट मॉडुलस की 1 आ गई, तो सीव के साइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीव के साइज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 माइक्रोन। अब इसने बोला एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो 300 माइक्रोन के होंगे। बस इतनी सी कहानी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फाइनेस्ट मॉडुलस आ गया 2 तो इंडिकेट क्या करेगा? सीव साइज को। तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होंगे उसका साइज कितना होगा? 600 माइक्रोन होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल हाँ डबल हो जाएगा, मतलब 600 माइक्रोन के साइज के पार्टिकल ज़्यादातर आपको साइज इसके मिलेंगे। बात करता हूँ। नेक्स्ट बोला अगर आपका फाइनेस्ट मॉडुलस 3 है, ये इंडिकेट किसको करेगा? ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होंगे वो 1.18 mm के होंगे। ये सारी कहानी है, ये चलता रहेगा बस, ये सारी कहानी है। अब आ जाओ अपनी कहानी पे। अपनी कहानी पे आओ। वैल्यू कितनी आई है? दिस इज 5.87। किसको कंसिडर करेगा ये? किसको शो करेगा? कहाँ मिलेगा ये 5.87? किसको शो करेगा 5.87? ये किसका है? ये कौन सी सीव का है? 5 और 6 के बीच में आएगी। अरे 5 और 6 के बीच में आएगी वैल्यू। ये भी तो लिख के बताया मैंने। ये 5 और 6 के बीच में आएगी। यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएंगी? यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 5 और 6 के बीच में आ गई अपनी वैल्यू। तो इसका मतलब अगले साइज ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? दिस इज 4.75। तो 4.75 mm साइज के पार्टिकल होंगे ज़्यादा। ये सारी कहानी है, ये कहानी लिख लो, ठीक है। चलो एक मिनट, ये तीसरा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? ठीक है, ये तो सर फिर उसमें आएंगी। उल्टा कर दिया। अरे एक कम रह गया। अरे मैंने 0 मान लिया क्या? उसको 1 ही मानना है। इसको 1 ही मान लो। इसको अगर सिर्फ 0 मान लेंगे तो फिर तो नहीं 1, उसके बीच में हाँ 1 मान लो। 1, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये हो जाएगा। ये सर हाँ इसके बीच में आ जाएगी। इसको आपने क्या करना है? इसको ऐसे लिख लो, देखो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और 6 के बीच में ये 6 आ जाएगी। तो यहाँ से पार्टिकल हो जाएंगे, इनके बीच में साइज ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। तो 2.36 और 4.75 के बीच में आ जाएंगे इसकी वैल्यू। समझ गए बात? तो ये सारे काम क्या चाहिए? अरे 5.87 है ना वैल्यू। हाँ तो 5 और 6 के बीच में तो है ये। 5 और 6 के बीच में तो है, तभी तो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये सारी कहानी। चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसके लिए एक नोट लिख लो, खत्म करते हैं इसको। हो गया था? नोट लिखो, नोट लिख लो इसके लिए। फॉर फाइन सेंड, फॉर अभी न्यूमेरिकल और कराऊंगा आपको। इधर एग्जांपल दिए मैंने कैसे निकालना है। फॉर फाइन सेंड दिस इज 2.2 to 3.6, 2.6 सॉरी 2.2 to 2.6। दिस इज क्या होगा इसको? नेक्स्ट, फॉर फाइन सेंड 2.2 to 2.6, मीडियम सेंड, कोर्स सेंड, मीडियम सेंड, कोर्स सेंड। मीडियम सेंड के लिए लिखो 2.6 to 2.9, 2.6 to 2.9, 2.9 to 3.2। ये लो, ये वैल्यू लिख लो इसको। दीज आर द वैल्यूज। हो गया। ये नोट पहले, इसका फर्स्ट नोट लिख लो। सेकंड नोट, सेंड हैविंग वैल्यू फाइनेस्ट मॉडुलस इज ग्रेटर देन 3.2, it is not suitable for preparation of concrete, is not suitable for preparation of concrete। प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, ये वाले। चलो ये सारी कहानी भी होगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, ठीक है। अच्छा एक न्यूमेरिकल लिख लो फिर इसके। अब जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। लिख लिया था? न्यूमेरिकल लिखो इस पे। if 20 kg of coarse aggregate is sieved, if 20 kg of coarse aggregate is sieved through
80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, उसके बाद 2.36 mm, उसके बाद 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन and 150 micron. This is the and weight retained is weight retained is 0 kg. अब टेबल आप अपने आप बनाओगे, क्वेश्चन में थोड़ी देगा वो, आपको अपने आप बनानी है वो। 2 kg, 8 kg, 6 kg, 4 kg respectively. Then fineness modulus of aggregate is कौन कौन सा होगा? अब वैल्यू दे रखी है आपको 7.30, 7.35, 7.40, 7.45। निकालो उसको फटाफट से, करो क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल था। हो गया? जल्दी लिखो नोट से। आंसर निकालिए। शुरू करूँ इतने में भी? चलो, वैल्यू है सीव साइज of sieve. This is 80, 40, 20, 10. This is 4.75, 2.36, 1.18, and then 600, 300, 150। इतने लिखवाइए। नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है आपको दिस इज वेट रिटेन्ड। व्हाट इज वेट रिटेन्ड? कितना कितना है बोलो? सबसे पहला है 0, उसके बाद 2, उसके बाद 8, उसके बाद 6, 4, बस। अरे आगे 0 लिखना है, ठीक है? ये गलती होती है, बताना हूँ। वो देगा नहीं, वो कभी सोचो सर हो गया तो गलत हो जाएगा। चलो, वेट रिटेन्ड हो गया। उसके बाद बताओ परसेंटेज बोलो फटाफट से, परसेंटेज बोलो। ये टोटल कर लो पहले कितना है, या परसेंटेज बता दो कितनी आएगी। कितनी आ रही है? 8, 10, 16 और 4, 20। टोटल कितना है? 20। परसेंटेज बोलो। फर्स्ट क्या आएगी? 0%। 2/20 कितना आ जाएगा? 2/20 गुना में 100, 10% आ जाएगा। 10%। 8/20 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 8/20 गुना में 100, 40%। नेक्स्ट 6/20 गुना में 100 कितना आ जाएगा? बस 5 से गुना करते जाओ। अरे 5 से गुना करते जाओ बस। 30%। उसके बाद 20%। उसके बाद 0, 0, 0, 0, 0। ये आ जाए। कुमुलेटिव निकालो फटाफट से। कुमुलेटिव कितना आएगा? 0, 10, 50, 80, 100। ये आ जाएगी वैल्यू, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, बाकी 0 आ जाएगा। वाह बेटे वाह। मेरे को तो पता था। वैल्यू निकालो।
जो आप सोचते हो ना वो भी ऑप्शन में देगा वो। मेरे को लगता था एक बार ये गलती करोगे, ठीक है, दूसरी गलती ये करोगे, तो ये मेरे लिए, मेरे को पता था तभी ये करवाया क्वेश्चन। पहले बताओ कितनी आ रही है? सही है, सेम लिखे ना, 100 इसका आगे, 100 इसका आगे, 100 इसका, कितना आ गया? 740। 740 क्या आया है टोटल? 740 है ये, 740 आ गया। तो वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 100 से भाग कर दो, 7.40 आ गई, 7.40 आ गई, ठीक है। फाइनेंस मॉडल कितना आ गया? 7.40। चलो अच्छा, अब ये बताओ मुझे, अगर मैं पूछूं, अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता कौन से इसके मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल कहाँ लाई करेंगे, यहाँ शुरू करो, देखो देखो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 10 से 20 के बीच में आएंगे, ठीक है, 10 से 20 के बीच में आएंगे। तो वैल्यू लो, कुछ भी पूछ सकता था वो, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, क्या ये सुटेबल है कंक्रीट के लिए? क्या ये सुटेबल है कंक्रीट के लिए? इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट। देखो पीछे नोट लिखवाया है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, तभी सवाल में करवा दिया ये, समझ गए हो? अभी भूल गए, बाद में क्या होगा हैं? अभी लिखवाइए तो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, हो गया ना? अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये तो आसान हो गया। अब क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखो। तो लिखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो एक और। द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, द परसेंटेज ऑफ फाइन aggregate of fineness modulus 2.6 to be combined with coarse aggregate of fineness modulus 6.8 for obtaining the aggregate of fineness modulus, this is 5.4, I think this is 5.4। क्या मिलेगा? 5.4 निकालो ये क्वेश्चन था। इसको ऑन लिख लो, द परसेंटेज ऑफ फाइनेंस एग्रीगेट निकालना है, दिस इज ऑन। फाइनेंस मॉडल देखा 2.6 कंबाइन कर दिया कोर्स एग्रीगेट से, और जो एग्रीगेट आए उसका फाइनेंस मॉडल आया 5.4। कितने फाइन एग्रीगेट थे तो निकालो। 2 मिनट में आया मैं। पोस्ट कर लेना ना हो तो, ठीक है, अब पोस्ट कर लेना तो करो क्वेश्चन वर्ड से। चलो कहानी कहाँ पे आई? देखो एक सोयल थी जिसका फाइन मॉडल्स कितना था? दिस इज 2.6 प्लस एक सोयल और थी, सोयल बोल रहा हूँ सॉरी, एग्रीगेट है जिसका फाइन मॉडल्स कितना है? दिस इज 6.8। हायर इज द फाइनेंस मॉडल्स, कोर्सर इज द एग्रीगेट, बताया था। हायर इज द फाइनेंस मॉडल्स, कोर्सर इज द एग्रीगेट। हायर इज द लोअर इज द फाइनेंस मॉडल्स, लोअर इज द क्या बोलेंगे इसको? फाइनेंस इज द एग्रीगेट्स, फाइन होंगे एग्रीगेट। इन दोनों को सम करके जो पार्टिकल आए उसका फाइनेंस मॉडल्स कितना था? 5.4। सीधा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी नहीं हुआ तुम्हारे से। अब निकालने किसके हैं? परसेंटेज किसकी निकालनी है? अरे परसेंटेज किसकी निकालनी है? अरे फाइन परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट की निकालनी है। जो फाइन एग्रीगेट है कितने परसेंट होंगे ये, उसका फाइनेंस मॉडल दे रखे हैं ना अपने को। अब क्या करूं मैं? आप मान लो ये है मेरे x%, ये है मेरे x%, ये दिस इज x%, तो ये परसेंट कितने होंगे? ये कितने होंगे? 1 माइनस में x%, 1 माइनस में x% कर दो इसको, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? अच्छा अब ये x% है जिसका फाइनेंस मॉडल्स कितना है? 2.6। इसका फाइनेंस मॉडल्स कितना है? दिस इज 6.8। दोनों को निकाल लो, वैल्यू निकल जाएगी। इसका
सम नहीं है, अरे ये कोई एग्रीगेट थे, ठीक है, इस एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल्स निकाला 2.6 आया, फिर एग्रीगेट आया, दोनों को एग्रीगेट को मिक्स कर दिए, एक कोर्स एग्रीगेट थे एक फाइन एग्रीगेट थे, दोनों को मिक्स करा, फिर फाइनेंस मॉडल्स निकाला, फिर वैल्यू कितनी आई 5.4। ये बात बोल रहा हूँ मैं, ये थोड़ी बोला मैंने सम है। पहले आपने यही कहा सम है, सम नहीं, इन दोनों को मिक्स सम ही तो किया है, दोनों को प्लस ही तो किया है, और क्या किया है। अरे ये एग्रीगेट है, दोनों को मिला दूं, क्या बोलूंगा उसको, प्लस ही करूंगा, तो ये सारी कहानी आ जाएगी। वैल्यू निकालो इसकी, वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब मान लो दिस इज दी x%, 2.6 x प्लस 6.8 माइनस में 6.8 x इक्वल टू कितने परसेंट है टोटल, 5.4%। निकालो x की वैल्यू, दोनों प्लस कर लो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी, सारा परसेंट में ही है, निकालो वैल्यू कितनी आ जाएगी। x ये कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वैल्यू आ गई 5.4 माइनस में 6.8, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -4.2, ये आ जाएगी, माइनस 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 आ जाएंगे दोनों। ये वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, -4.2 इक्वल टू में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, -14 में से 8 गया 6, वैल्यू माइनस 1.6 आएगा यार, 1.4 कैसे आएगा, 8 और 6 14, 8 और 6 ही होएगा, 1.6 आएगा माइनस का। 1.4 आएगा, ये लो 1.4 लो, माइनस का, माइनस से माइनस किया, वैल्यू निकालो कितनी वैल्यू आ रही है। एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ पे था, दिस इज दी एक्स, ये एक्स था यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1.4 डिवाइड बाय में 4.2 गुना में 100 कर दो, वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज की 33.33%। क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है ना वैल्यू, तो गुना उसको करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 33.33%। अब कोई क्या करके आएगा, कोई क्या करके आएगा, समझ रहे हो। अच्छा, अगर मैं इसमें बोल दूं, अगर मैं बोलूं रेशो निकालो, इसमें रेशो निकालो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की, तब क्या निकलेगी, रेशो निकालो फाइन एग्रीगेट टू दी कोर्स एग्रीगेट। अगला क्वेश्चन इसे में लिख लो, अब ये नहीं है, अब ये हो गया, मैंने करवा दिया है तो आपको, अब इस ये ना होता, अगर खाली रेशो निकालेंगे लिए तो भी ऐसे ही करते, एक्स की वैल्यू निकल चुकी है, एक्स क्या है फाइन एग्रीगेट, ये क्या है जो बच गया, कितना बच गया 66.66, अरे यही तो बचा 1 माइनस एक्स, नहीं समझे। ये सारी कहानी होगी अलग क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं आपने ये नहीं करना था, लिख लो क्वेश्चन यार, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू दी कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट टू दी कोर्स एग्रीगेट, दोनों का रेशियो बता दो। अब रेशियो बाई चांस मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, एक्स की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है आपको, समझ रहे हो बात, एक्स की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 33.33, वो कितनी है वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है 66 पॉइंट, बाकी जो बच गया, अरे जो बच गया, हाँ वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू निकालो 1/2 50% आ जाएंगे, ठीक है 50% आ जाएंगे, जो भी आ गए 50% आ गए, अल्टीमेटली 50% आ जाएंगे, समझ गए बात। चलो ये रेशियो आ गई दोनों की, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, 33 तो सर वो आ गया था, हाँ 33% आ गए, फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट हाँ 66.6 से बाकी जो परसेंट बच गए वो कितने हो गए, कोर्स एग्रीगेट, दोनों की रेशियो कितनी हुई 1/2, अरे 1/2, दोनों की रेशियो बतानी हो तो, अरे परसेंटेज रहने दो यार, रेशियो निकालो, रेशियो कितनी आ गई, दोनों की रेशियो आ गई, कितनी आ गई 1:2 में है, कुछ भी पूछ लेगा, ये पूछेगा तो 2 पार्ट बोल देना, इसके बोल देना 1 पार्ट बोल देना, टोटल कितने हैं 3 पार्ट हैं ये सारी का, ठीक है। आगे सुनो, अच्छा एक और क्वेश्चन बना दूं, हो गया। अब एक प्रूव और करा रहा हूं आपको मैं,
वो भी ध्यान रख लेना, पेपर आ जाता है कुछ। चलो एक प्रूव और करा रहा हूँ, अच्छा लगे बहुत बढ़िया, ना लगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक प्रूव और कर लो इसी का ही। आपको बोल देगा फाइनेस्ट मॉडुलस दे रखा है फाइन एग्रीगेट का x, फाइनेस्ट मॉडुलस दे रखा है y, फाइनेस्ट मॉडुलस दोनों का समेशन दे रखा है z, ये वाला दे देगा x, y और z। ऐसा लगा लो, दिस इज फाइन एग्रीगेट, दिस इज फाइन एग्रीगेट, दिस इज कोर्स एग्रीगेट, दिस इज मिक्स एग्रीगेट MA, ठीक है। तीनों समेशन दे रखा है। अब क्या करना है, आपको बोलेगा रेशो बताओ, रेशो बताओ किसका, फाइन एग्रीगेट टू दी कोर्स एग्रीगेट का, दोनों का रेशो बताना है। कैसे निकालोगे आप, कैसे करो, अच्छा इन दोनों की रेशो होगी कितनी, दिस इज x बाय y, इन दोनों की रेशो क्या होगी x बाय y। अच्छा इसके अंदर क्या करो आप, इसमें कितना कितना प्लस कर दें समझाने के लिए। चलो इसको ऐसा करो, इसको गुना कर दो x प्लस वाई से, डिवाइड कर दो x प्लस वाई से। कोई दिक्कत, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। चलो x डिवाइड बाय में x प्लस वाई, गुना में y, गुना में क्या आएगा, नीचे से आएगा ना वो x प्लस वाई, और गुना में आ जाएगा दिस इज x प्लस वाई डिवाइड बाय में y, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा नीचे ले जाऊं तो x डिवाइड बाय में x प्लस वाई, इसको नीचे उल्टा ले जा सकता हूँ, दिस इज y डिवाइड बाय x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोनों में कर दो प्लस माइनस 1, ऊपर करो प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी करो प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। एक प्रूफ बता रहा हूँ, याद करना है, इसके बाद आप वो रिजल्ट याद कर लोगे। सोल्व करो इसको जब सोल्व करोगे, x प्लस में y, एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ नहीं किया, x प्लस में y माइनस में x प्लस में y, ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय में यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज x प्लस में y, दिस इज यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, y प्लस x प्लस में y माइनस में x माइनस में दिस इज माइनस x, और क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस y, दिस इज माइनस x प्लस माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू बचेगी आपकी, दिस इज x प्लस x माइनस x कट जाएगा, प्लस y माइनस y कट जाएगा, नहीं इसमें काटना किसको था हैं, एक मिनट, इसमें एक चीज़ काटनी है अपने को, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है। अब ऐसा करो, जो इन दोनों का सम है, फाइनेस्ट मॉडुलस x प्लस वाई का सम क्या है, z, इन दोनों का मिक्स एग्रीगेट, सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, z। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू z, माइनस में x माइनस में y, ये टर्म बनेगी, x प्लस वाई कट जाएंगे, नीचे क्या बचेगी, दिस इज नीचे क्या बचेगी, y प्लस में z माइनस में, अब माइनस में x माइनस y और माइनस x, ये बचेगा, ये y से y गया, x से x गया, वैल्यू कितनी बचेगी, z माइनस वाई डिवाइड बाय में z माइनस x। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। आपको बोलेगा फाइनेस्ट मॉडुलस की क्वांटिटी, फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी दे रखी है x के जी, इसकी क्वांटिटी दे रखी है y के जी, इसकी क्वांटिटी दे रखी है z के जी, आपने एक रेशियो लगानी है सीधा, फाइनेस्ट मॉडुलस निकाला है ना अपने को, z माइनस वाई डिवाइड बाय z माइनस x, बस खत्म, आंसर खत्म हो जाएगा। समझ के बाद चलो नोट करो उसको, नोट कर लो उसको, ये मैंने एक्स्ट्रा नोट किया हुआ, वैसे अपने लिए किया हुआ था, बट कर लो नोट, कोई बात नहीं। x प्लस वाई जेड ही है, आपको बोल देगा ना, अरे x क्वांटिटी दे रखी है, x क्वांटिटी दे रखी है जो है फाइन एग्रीगेट की, दिस इज फाइन, अरे ये फाइनेंस मॉडल्स रहने दो आप, ऐसा करो ये फाइनेंस मॉडल्स छोड़ दो, ठीक है, गलती नहीं होगी। अब ऐसा करो, फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी दे रखी है x, कोर्स एग्रीगेट की दे रखी है y, दोनों की क्वांटिटी प्लस कर दो, क्या बनेगी, z बनेगी। आपको निकालना फाइनेंस मॉडल्स था, दोनों की रेशियो, फाइनेंस मॉडल्स की रेशियो किस की, इन दोनों की, तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ओके।
ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, थोड़ा नोट करो, साइड में नोट कर लेना, कोई ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला याद डायरेक्ट लिख लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। जेड में सर, होना है क्या सर ये फॉर्मूला? हाँ जी, यूज़ नहीं होना, एक्स्ट्रा करवा दिया आपको, यूज़ तो हो गया बस जो होना था। नेक्स्ट टॉपिक, हो गया, चलो नेक्स्ट। कितना फर्क रह गया? तो काफ़ी ज़्यादा है, पेज भर गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, देख लिया, ये मैंने यहाँ एक्स्ट्रा करवा दिया ना तभी हो गया ये, नहीं तो कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी इसमें मैंने। कितने वो है सर पेज है? 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 ऐसे 3 4 मेरे हैं यार, वो तो तुम्हारे तो 2 ही रहेंगे, हो जाएगा हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट directly governs the strength of aggregate directly governs the strength of concrete, in which it is used for construction. Next point, it is also defined as ability of aggregate, the ability of aggregate. It is also defined as the ability of aggregate to resist the gradual loading. It is determined in terms of parameter. It is determined in term of parameter aggregate crushing value. It is determined in terms of aggregate crushing value, which is found using the crushing value test. हो गया। नेक्स्ट, in this test sample of aggregate passing through 12.5 mm sieve, passing through 12.5 mm sieve, 12.5 mm sieve and retained over 10 mm sieve, retained over 10 mm sieve is subjected to gradual loading, is subjected to
gradual loading of 40 ton, gradual loading of 40 tons, 40 tons plunger for 10 minutes, plunger for 10 minutes, 10 मिनट के लिए इसको. नेक्स्ट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, सैंपल इज देन पास्ड, सैंपल इज देन पास थ्रू 2.36 mm. Sample is then passed through 2.36 mm, 2.36 mm sieve and weight is retained, and weight is retained, and weight is retained. Sample is passed and weight ऐसे रखो, वेट रिटेन रहने दो. वेट ऑफ द पार्टिकल्स, वेट ऑफ द पार्टिकल्स कहाँ से पास किए थे? 2.36 से. जो पास हो जाएंगे उसको नोट करना है. वेट ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू द सीव, पासिंग थ्रू द सीव इज नोटेड. इसको नोट कर लेंगे. पासिंग थ्रू द सीव इज नोटेड, which then expressed in terms of, which then expressed in term of, expressed in term of, which then expressed in terms of original weight of aggregate, original weight of, original weight of aggregate. तो aggregate is termed as aggregate crushing value, is termed as aggregate crushing value, aggregate crushing value. हो गया. नेक्स्ट, for aggregate to be used, aggregate, for aggregate to be used, for aggregate to be used for pavement construction, for pavement, for pavement construction, for pavement construction, it must not exceed, it must not exceed 30%, it must not exceed 30%, and for general construction, and for general construction it must not exceed 45%, it must not exceed 45%. हो गया ये सारे काम. चलो समझे इसको. समझने के लिए एक रेफरेंस भी दे दूंगा. ठीक है, चलो हो गया. करें स्टार्ट. समझिए इसको, समझो इसको. पहले मैं सोच रहा हूँ इसको बता दूँ. चलो एक बात देखो, रेफरेंस से अगर इसे समझ आती ठीक है, नहीं तो फिर बताएंगे इसको. मान लो दिस इज द प्लंजर, ये प्लंजर है, दिस इज प्लंजर, ये प्लंजर हो गया. आपने क्या किया, ये लिया पहले सैंपल, सैंपल ले लिया, दिस इज सैंपल. अब सैंपल कौन सा लेना वो सारी कहानी बताता हूँ आपको. ठीक है, ये कितने टन का था? दिस इज 40 टन का, 40 टन का है. इसको अब 10 मिनट तक क्या करोगे? क्रश करोगे. इसके बाद इसको क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? 2.36 mm सीव, दिस इज 2.36 mm सीव से पास करेंगे इसको. यहाँ से जो सैंपल बचेगा उस सैंपल को क्या बोल दूँ? उस सैंपल को क्या बोल दूँ? बी मान लो. दिस इज ए सैंपल, इसको मान लो ए, ये ए था. ये सैंपल कितना बच गया?
बी। अब क्या निकालना है आपको, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी बाय ए गुना में 100, खत्म, इतना सा टेस्ट है। अब इसको समझने के लिए सारी कहानी है, समझ आ गई आपको। मैंने कहा कि ए सैंपल लिया, क्रश किया 10 मिनट तक, 40 टन वेट लेके उसको 2.36 से पास किया, जितने वैल्यू आ गई वो बी वैल्यू आ गई, बी बाय ए गुना में 100, खत्म, इतनी सी वैल्यू है, समझ आ गई। अब समझो इसको, अब कहानी को समझो, अब कहानी को समझो। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट डायरेक्टली गवर्न करता है स्ट्रेंथ को, ये गवर्न करता है स्ट्रेंथ को भी, जितनी स्ट्रेंथ होगी वो गवर्न, स्ट्रेंथ कैसे लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है। अब जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी एग्रीगेट की, उतनी अच्छी क्या होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी, इन विच इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज दी एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेजिस्ट दी, भाई अल्टीमेटली ये डिफाइन करता है भी कितनी एबिलिटी है एग्रीगेट की जो ग्रेजुअल लोडिंग को रेजिस्ट करेगी। इट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। इसको जो हम पढ़ते हैं किस टर्म में पढ़ेंगे, दिस इज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू which is founded using the crushing value test. In this test sample of aggregate passing through the, इस सैंपल को किससे पास करोगे, 12.5 mm से। पहले अब मैंने ये नहीं बताया ये कहां से आया, यहां से पता लग गया, समझ आ गई ना आपको। 12.5 mm से पास किया, रिटेन कर दिया किस पे, 10 mm सीव पे, 2 सीव लगाओगे, 12.5 से पास किया, 10 mm पे रिटेन कर जाएंगे। अब उस वैल्यू क्या उठा लोगे, वो वैल्यू क्या है, ए है। ए वैल्यू कौन सी होगी, अरे 12.5 से पास कर दिया, 10 पे रुक गया, जितनी वैल्यू रुक गई उसको ए मान लो, उसको क्रश करो। अगर नेक्स्ट देखो, सीव इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल लोडिंग, कितनी 40 टन, कितने प्लंजर को, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। एंड द सैंपल इज देन पास थ्रू दी 2.36 mm एंड वेट ऑफ पार्टिकल passing through the sieve is noted, which then expressed in term of original weight of the aggregate, it is known as aggregate crushing value. Next, for aggregate to be used for pavement construction, it must not exceed the 30%. For general construction, it must not exceed the 45%. ये सारी वैल्यू समझ गए, वैल्यू कहानी समझ आ गई। अब देखो कितनी आसान हो गई यहाँ से, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, ये लो ये भी बना देता हूँ। दिस इज द वैल्यू, कितने से पास किया पहले, 12.5 mm से पास कर दिया, उसके बाद रुका कहाँ पे, दिस इज 10 mm पे रुक गया, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ आई है। क्लियर है, ये मैंने रेफरेंस बता दिया समझाने के लिए, ठीक है। ये बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना तो छोड़ो, ये है। अब आपसे सवाल पता क्या पूछेगा, आपको बोलेगा ये जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आई, ये जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आई, ये वैल्यू क्या सीव साइज पे डिपेंड करेगी, ये जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आई क्या ये सीव साइज पे डिपेंड करेगी, ये जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आई क्या सीव साइज पे डिपेंड करेगी, अरे वैल्यू किस में आएगी, कैसे करेगी, अच्छा सीव में से पास हुई, चलो ऐसा करो, सीव साइज पे कैसे डिपेंड करेगी ये बताओ। आंसर क्या आ रहा है, बी बाय ए गुना में 100 परसेंटेज में आ रहा है। अब सीव साइज ऊपर से जो लिया आपने, नीचे सीव साइज लिया, वो कट हो जाता है यहाँ पे, तो सीव साइज पे डिपेंड ही नहीं करती। ये जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो परसेंटेज आती है अपनी, ये सीव साइज पे कभी डिपेंड नहीं करती। बट एक तरीका बना रखा है हमने यहाँ से पास करने का, तो एक सवाल है वाला, तो लिख लो नीचे नोट डाल के, नीचे नोट डालो, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू डज नॉट depends upon sieve size. नेक्स्ट एक और लिखो, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। क्या होगी ये, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियस ही बात है। समझ रहे हो बात कैसे, अब जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा क्रशिंग वैल्यू, क्रश ज़्यादा हो गया इसका मतलब, अब ज़्यादा क्रश हो गया तो क्या हो गया, स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, तो अल्टीमेटली एसीवी ये सवाल बनेगा, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। हो गया। नेक्स्ट अब फाइंड आउट करनी है अपने को, सेम टेस्ट है टफनेस के लिए। अब कितना, ये कौन सा था, ये लिया मैंने स्ट्रेंथ, अब टफनेस चेक करनी है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, मैंने स्टार्ट की थी 5 होगी ना, 5 होगी, 30। सिक्स्थ इज टफनेस ऑफ एग्रीगेट,
लिख लो इसके बारे में भी भाई, टफनेस ऑफ एग्रीगेट लिखो इसके बारे में भी। टफनेस ऑफ एग्रीगेट directly governs the toughness of concrete. Same point है, toughness of concrete in which it is used for construction. Next, it is defined as the ability of aggregate it is defined as the ability of aggregate to resist the impact loading. Ability of aggregate to resist the impact loading. It is represented in terms of parameter. It is represented in terms of parameter aggregate impact value. वहाँ पे क्या थी? Aggregate impact value. This is AIA, aggregate impact value. AIV हो जाएगा ना, AIV sorry, AIV aggregate impact value. ठीक है, next point. It is determined by performing the aggregate impact value test. Impact value test. Aggregate impact value test. In this test, प्रोसीजर लिख लो इसका, इसके बाद ही नेक्स्ट इज प्रोसीजर. इसमें क्या करेंगे? इन दिस टेस्ट इसमें हैमर का वैल्यू चेंज हो जाएगी. पहले कितनी थी? 40 टन थी ना. इन दिस टेस्ट सैंपल ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू दी सैंपल ऑफ एग्रीगेट in this test sample of aggregate passing through the 12.5 mm sieve and passing through 10 mm sieve, passing through 12.5 mm sieve and passing through 10 mm sieve is subjected to impact loading of 14 kg hammer that is allowed to fall freely from 3.8 centimeter 38 centimeter 3.8 लिख दिया गया. 38, दिस इज 38. 3.8 तो बहुत कम हो जाएगा. 38 सेंटीमीटर. ठीक है. ओवर द सैंपल at the rate of 15 number of times. Next, the sample is then passed through. Same procedure है सारा, समझ रहे हो ना? The sample
is then passed through 2.36 mm sieve and weight of aggregate passing through sieve passing through sieve is noted. Passing through sieve is noted and is expressed in terms of original weight of aggregate. Original weight of aggregate is termed as aggregate impact value. हो गया, ये सारी कहानी आ गई। अगेन सेम, पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोबारा नोट लिख लो इसके नीचे भी, नोट फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन it must not exceed, ये गलती दिया गया, it must not exceed 30%, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन सेम कहानी, सारी सेम वैल्यू है। जनरल कंस्ट्रक्शन इट मस्ट नॉट एक्सीड 45%। दोनों बात ध्यान रख लो। बस कुछ नहीं है, पिछला जो टेस्ट किया है उसमें 40 टन लिया था, यहाँ 15 किलो ले लेंगे, वो कुछ भी नहीं है। इम्पैक्ट लोडिंग डालेंगे, इम्पैक्ट मतलब किसी फॉल कर देंगे, एकदम से पड़ जाता है जो 38 सेंटीमीटर से छोड़ेंगे उसको, समझ रहे हो। जैसे देखो एग्जांपल बना के दिखाऊं दोबारा से एक बार। चलो, आपने क्या किया, 12.5 से पास किया, कहाँ पे 10 mm पे रुक गया। ये जो वैल्यू होगी इसको क्या करोगे, सैंपल में डालोगे, एज ए सैंपल यूज करोगे। ऊपर से प्लंजर, जो प्लंजर है कितने किलो का होगा इस बार, 14 kg बोला है, 14 लिखवाया ना, 14 kg लिखा होगा। हाँ, 38 सेंटीमीटर से इसको क्या करोगे, फोल्ड करोगे, यहाँ गिरेगा ये, ठीक है क्या। इसका जो गैप होगा वो 38 सेंटीमीटर होगा। अब जो बचेगा उसको क्या करोगे, 2.36 mm से पास करेंगे, जो बच जाएगा उसको क्या बोल देंगे, बी, इसको क्या बोल देंगे, ए। आंसर निकालो, B/A गुना में 100। क्लियर है, कर लो। सेम है यार, अब बताने की जरूरत है क्या इसको। चलो नेक्स्ट, हार्डनेस रह गया। डोंट पोस्ट कर दो, पानी पुनी पी लें, लग जाएंगे 2 घंटे आज तो। 12 मिनट में करा देंगे। करें स्टार्ट। उसके लिए आपको और क्या बता दूं। अच्छा, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इम्पैक्ट क्या है, एब्रेशन क्या है। इम्पैक्ट वैल्यू क्या होती है, जैसे 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 एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दो, एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दी, इम्पैक्ट आ गया। जैसे एकदम से ब्रेक अप्लाई करी, टायर कुछ दूर तक मूव कर गया, उसको क्या बोल देंगे, दिस इज एब्रेशन। ठीक है, तो वो अब जो नया टॉपिक कराऊंगा वो एब्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो समझ आ गई बात, मतलब एक समझने के लिए ये हाईवे में बताया भी था मैंने, बट यहाँ पे फिर बता दिया मैंने आपको। हाँ, नेक्स्ट आ गया हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। कितने हो गए टेस्ट, कितने हो गए, 6 हो गए, 7वां। हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट डायरेक्टली गवर्न्स द, सेम लाइन्स हैं।
directly governs the hardness of aggregate. Directly governs the hardness of aggregate. Oh, sorry, hardness of concrete. Hardness of concrete. Hardness of concrete, in which it is used for construction. In which it is used for construction. In which it is used for construction. It is defined as the resistance against the resistance against the wear and tear. Next, it is referred as in terms of parameter. In term of parameter, it is referred as in term of parameter aggregate abrasion value. Aggregate abrasion. देखो पहले पढ़ी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, फिर एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, फिर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, तीनों वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा एब्रेशन किस लिए, हार्डनेस से रिलेटेड। आप तो बोलोगे क्रशिंग किससे रिलेटेड है, किससे, क्रशिंग टेस्ट से। सीख क्या बनवा दूंगा। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू हो गया। इट इज रेफर्ड एज, हो गया इतना भी, एंड इज फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट। इज फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट के नाम लिखने सिर्फ। पहला था डिवेल एब्रेशन टेस्ट, ये एक डायरेक्ट पूछता है तो कई बार पूछा हुआ है, डिवेल एब्रेशन टेस्ट। सेकंड इज डोवरी एब्रेशन टेस्ट, डोवरी एब्रेशन टेस्ट। थर्ड लॉस एंजलस टेस्ट, लॉस एंजलस टेस्ट। ये सारे का सारे के सारे सेम टेस्ट हैं, ठीक है, सारे के सारे सेम टेस्ट हैं, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। जो डायग्राम वैलिड होगा इसका, डायग्राम इसका वैलिड है। अब डायग्राम क्या है थोड़ा सा बता दूंगा आपको, डायग्राम इज वैलिड, ठीक है। इसका डायग्राम लेके चलते हैं हमेशा। लिख लो, प्रोसीजर लिखवा ही देता हूँ यार, हो गया इतना, एक का प्रोसीजर लिखवा दूँ, तीनों का सेम रहेगा, ठीक है। चलो प्रोसीजर भी लिख लो। इन दिस टेस्ट sample of aggregate is subjected to sample of aggregate is subjected to, in this test sample of aggregate is subjected to wear and tear in rotating cylinder, rotating cylinder having steel balls in it, having steel balls in it. हो गया। नेक्स्ट, the sample is then passed through, sample is then 1.7 mm sieve, 1.7 mm sieve, and weight of aggregate is noted. Weight of aggregate is noted when expressed in terms of original weight.
expressed in terms of original weight. Original weight is termed as aggregate aberration value. Aberration value. Aggregate aberration value. हो गया. Again same for pavement construction. It must not exceed 30%. For general construction, it must not exceed 50%. ये थोड़ा चेंज है, याद रख लेना. 30% 50% दोनों ध्यान रख लेना. हो गया. अब थोड़ा आइडिया दे देता हूँ उसका. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया कैसे होता होगा ये. एक टॉपिक रह गया छोटा सा बस. हो गया. आइडिया लो कैसा होगा ये. इसी से समझ आ जाएगा सारा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. दिस इज द सिलेंडर, देख रहे हो, दिस इज रोटेटिंग सिलेंडर. ऐसा होगा. इसके अंदर स्टील बाल्स हैं. दिस इज स्टील बाल्स. इसके अंदर एग्रीगेट भी है. इसके अंदर एग्रीगेट भी है. वो एग्रीगेट कैसे आएगा. एग्रीगेट ले लो येलो कलर से. ठीक है, इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे. कहाँ से कहानी स्टार्ट करनी है. पहले 1.7 mm से पास कर दोगे इसको. ठीक है, 1.75 mm से यहाँ से सैंपल पास किया. जो सैंपल आया उसको क्या करोगे, इसके अंदर उसके रोटेट करेंगे. नंबर ऑफ रोटेशन कितनी है इसमें. दिस इज नंबर ऑफ रोटेशन इज 500. 500 रोटेट करेंगे, 500 रोटेशन. और लिख लेना, वहाँ पे नहीं लिखवाया मैंने ये. ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये स्टील बाल्स हैं. एक स्टील बाल का वेट होता है 350 से 450 ग्राम. तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है. इसको रोटेट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, 500 रोटेशन के बाद इसको पास करेंगे किससे, 2.36 mm शीट से. अगेन उसको पास करो, 2.36 mm शीट से. 2.36 जो बचेगा उसको क्या कर दोगे, उसको मान लोगे B. तो B बाय A इंटू में 100. दिस इज A एब्रेशन वैल्यू है. एब्रेशन AAV ये वैल्यू आ जाएगी. दिस इज दी वैल्यू. ओके, अब पढ़ लो उसको. समझ गए बात. ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है भाई. ऐसा होता है. आपको जनरल वेट भी बता दिया मैंने. एग्रीगेट का उसका वेट कितना होता है, 390 से, ये लो 390 से 450 ग्राम है. 390 से 450 ग्राम. एक बोल 390 से 450. हाँ, एक बोल का वेट है ये स्टील बॉल्स का. ठीक है, समझ गए बात. हैं कितनी भी लगा लो यार, जितनी करनी है अपने लगा दो इसमें. तो इसके अंदर 4-5 ही होती होंगी यार, जहाँ तक देखा है मैंने. इसका डाया, इसका डाया भी लिख लो. इसका जो डाया है 48 mm, 48 mm हो गई. मैंने लिख नहीं रखी, वो आप चेक कर लेना कितनी बोल्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन 500 है. ये सारी कहानी है. ठीक है, चलो होगी कहानी. अब बढ़ाने की जरूरत है क्या, वो समझ गए ना बात. चलो लास्ट टॉपिक लिखो फटाफट से. लास्ट टॉपिक है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पेज का, बट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रीगेट अल्कली रिएक्शन. एग्रीगेट अल्कली रिएक्शन. इसके पॉइंट लिखवाने, उसको खत्म करते हैं इसको फटाफट से. फर्स्ट पॉइंट, अल्कली undergoes expansive reaction. Alkali undergoes expansive reaction with aggregate causing disintegration which is causing disintegration which is termed as
cancer of concrete, cancer of concrete. Next, the alkali silica gel imparts, the alkali silica gel imparts, the alkali silica gel imparts osmotic pressure over the osmotic pressure over the osmotic pressure over the concrete gel, over the concrete gel, that is mainly responsible for, that is mainly responsible for formation of cracks, for formation of cracks, formation of cracks. However, its exact mechanism is not known. However, its exact mechanism is not known. चलो कितना पेज रह गए? एक है अभी. नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग अल्कली रिएक्शन हो गया इतना. नेक्स्ट लिख लिया क्या? फैक्टर अफेक्टिंग अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. फैक्टर अफेक्टिंग है, देख लो. किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्टली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एग्रीगेट. सेकंड लिखेंगे हाई अल्कली कंटेंट, हाई अल्कली कंटेंट सीमेंट. नेक्स्ट, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. चौथा टेम्परेचर कंडीशन. फेवरेबल रहेगा मेरा 10 से 35 डिग्री. फेवरेबल टेम्परेचर है मेरा 10 से 38 डिग्री सेल्सियस. 10 से 38 डिग्री सेल्सियस हो गया. ये सारी कहानी भी होगी. अब चलो, अब नेक्स्ट लिखो. एक और कहानी बतानी है, कंट्रोल ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. नेक्स्ट टॉपिक साथ में लिखवा रहा हूँ, समझा दूंगा इकट्ठा ही. कंट्रोल ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. कंट्रोल क्या है? कंट्रोल में देखो, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय. हो गया फर्स्ट पॉइंट. बाय सिलेक्टिंग नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट. लिख लिया क्या? बाय सिलेक्टिंग नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट. सेकंड, बाय यूजिंग लो अल्कली कंटेंट, बाय यूजिंग लो अल्कली कंटेंट. थर्ड इज बाय पोजोलोनाज, कौन कौन से हैं? फ्लाई ऐश, सुर्खी एक्सेट्रा. बाय पोजोलोनाज. बाय एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, बाय एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स.
दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो हो गया ना, ये सारी कहानी है। अब देखो एक ही लाइन में समझा दूंगा अभी है क्या कहानी। हो गया, चलो कहानी देखो यहाँ पे। इसने बोला अल्टीमेटली क्या कहानी है। अब क्या होता है, जो एग्रीगेट है, जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो एग्रीगेट के साथ अल्कली रिएक्ट कर जाता है। अब ये अल्कली आता कहाँ से है? अब जब भी अल्कली आएगा तो कैसी रिएक्शन होगी? कैसी रिएक्शन होगी? पहला क्वेश्चन यही है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब वॉल्यूम चेंजेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अल्टीमेटली वॉल्यूम में चेंजेस आ गया। जैसे ही वॉल्यूम चेंज होंगे रिएक्शन कैसी आएगी? एक्सपेंसिव। उससे क्या होगा? क्रैक्स डेवलप होंगे। ऑब्वियसली होते सारी कहानी होगी बढ़ते हुए। जब भी वॉल्यूम चेंज होंगे तो क्रैक्स डेवलप होंगे। तो ये डिसइंटीग्रेट कर देगा किसको? इस टर्म को क्या बोलते हैं? जैसे ही कंक्रीट डिसइंटीग्रेट हुआ ये सवाल आता है। दिस इज कैंसर ऑफ कंक्रीट, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे पूछो इसको क्या बोलते हैं? कैंसर ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। समझ गए बात? नेक्स्ट, द अल्कली सिलिका जेल इम्पार्ट्स। अब जैसे ही अल्कली से रिएक्ट होता है तो बनाता है अल्कली सिलिका जेल। समझ रहे हो? ये सिलिका में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कली सिलिका जेल बना देगा जो इंपार्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अभी कल ही पढ़ाया था शायद आपको इरिगेशन में बताया था। ऑस्मोसिस, वही सारी कहानी है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इसको अपने अंदर रख लेगा, अब रिएक्शन अपना काम चलता रहेगा उसका। समझ रहे हो? जैसे सोयल में नमक क्या करता था, वो उसमें रख लेता था, ऐसे ही इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये सिलिका जेल जो है उसके अंदर रह जाएगी, किसमें? कंक्रीट के अंदर, और रिएक्शन चलती रहेगी। समझ रहे हो बात? तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा किस पे? कंक्रीट जेल पे। दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो हाउएवर इज एग्जैक्ट में, अब ऐसा माना गया है, ऐसा है नहीं, ऐसा माना गया है भाई हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। दिस इज ऑब्जर्वेशन। ये भी एग्जैक्टली इसका रीजन कहीं भी नोन नहीं है। समझ रहे हो? भाई मान लिया गया भाई ऐसा होता होगा, ये सारी कहानी। समझ गए बात? तो मैंने लिखवा दिया। हाउएवर इट्स एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन। ठीक है, नेक्स्ट बताया, कहता कौन कौन से फैक्टर्स हैं डिपेंड करते हैं? डिपेंड करेंगे भी कैसा टाइप का एग्रीगेट है आपका। ज़्यादा अल्कली है तो ज़्यादा रिएक्शन होगी, ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होंगे। ज़्यादा बड़े एग्रीगेट होंगे तो ज़्यादा वो होंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगी। ज़्यादा मॉइस्चर मतलब जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी कहानी बता रखी है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा होंगे, फिर दोबारा क्रैक डेवलप होंगे। तो अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स हो गए। समझ रहे हो बात? जितने ये ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पता है, कहता है इस पर कंट्रोल कैसे कर लें यार हम? अब कंट्रोल करो, क्या करोगे? कहता है ऐसे एग्रीगेट यूज करो जो रिएक्ट करते ही नहीं है अल्कली से। ठीक है, ऐसे एग्रीगेट यूज करो जो जिस पर अल्कली कंटेंट क्या है? बहुत कम है। ऐसे साथ में क्या डाल दो? पोजोलाना डाल सकते हो। पोजोलाना क्या होता है? फ्लाई है, सुर्खी, एग्जांपल बता दिया आपको। साथ में एक और लिख लो, क्रश स्टोन। ये सवाल आया हुआ तो क्रश स्टोन ये भी लिख लो। उसके बाद बाय एयर एंटरनिंग एजेंट, अब ये सारा बता रखा है मैंने। ठीक है, एडमिक्सचर में बताया ना एयर एंटरनिंग एजेंट कौन से होते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है, इससे कंफर्म है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक सवाल बन जाएगा इसमें से। ठीक है, चलो एग्रीगेट का एक मोस्ट